हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, और जिसमें आज का टॉपिक है शुष्क सेल के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहला तो आपका शुष्क सेल का उपयोग, दूसरा इसका जो कार्यविधि है, इसका बनावट, साथ में बच्चों शुष्क सेल के कुछ प्रमुख दोष, कौन से दोष हैं, उसके जगह हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, पूरा कंप्लीट बेसिक चर्चा करेंगे। वैसे आप सबको पता होगा बच्चों कि शुष्क सेल एक आपका प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल का प्रॉपर्टी ये होता है कि जिसका हम एक बार उपयोग कर लें दोबारा उपयोग ना हो, मतलब उसे आवेशन की क्रिया उसमें ना हो, यानी पुनः उसे हम चार्ज ना कर सके। आवेशन का मतलब फिर से आवेश दें। वैसे आप लोग अपने मोबाइल की बैटरी समझते होंगे, या मोबाइल में जो बैटरी लगा होता है बच्चों, चार्ज खत्म होता है, हम पुनः एनर्जी देते हैं। लेकिन ये जो सामने आपको बैटरी दिख रही है, जो कि हम घड़ी पे लगाते हैं, टार्च पे लगाते हैं, कई छोटे छोटे खिलौनों पे लगाते हैं, है ना, और कैलकुलेटर पर लगाते हैं, तो ये जो आपके सेल होते हैं ये आपके प्राथमिक सेल हैं। इनका हम यदि एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो फिर से इसे आवेशन नहीं कर सकते। तो ये आपको दिख रहा बच्चों, ये सेल आप लोग यदि देख लिए तो समझ लीजिए शुष्क सेल आपने समझ लिया पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसी के बनावट के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे आप लोगों को लिखना है बच्चों कि शुष्क सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो टार्च में किया जाता है, टेप रिकॉर्डर पर किया जाता है, कैलकुलेटर पर किया जाता है, घड़ी पर किया जाता है, खिलौनों पर किया जाता है, रेडियो पर किया जाता है। तो शुष्क सेल का प्रयोग हम इन जगहों पर करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, टार्च, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, खिलौने, कैलकुलेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसे आप लोग लिख जरूर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों बनावट के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा दर्शन कर लो। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, स्टील की टोपी लगी रहती है। अच्छा, ये छोटा सा हमारा शुष्क सेल है, इससे बड़ा भी आता है, ऐसा नहीं है। और नीचे भी आपको बच्चा एक अलग से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाग, ये आपका अंदर जो होता है जिंक होता है, भले ऊपर स्टील की टोपी लगी दिख रही है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन अलग होता है बच्चों, और इसका कनेक्शन अलग होता है। हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है ना धातु की टोपी, तो यहाँ पे दिख रहा है धातु की टोपी, और इसके अंदर सीधा बच्चों एक रॉड गया होगा, या तो आपका कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ लगा रहता है। ठीक, अब ये जो आपका यहाँ पर है, ये आपका जिंक का एनोड है। ठीक है, इसके अंदर जिंक का एनोड लगा रहता है, जो कि इसके जो आपको स्टील बॉडी दिख रहा है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा खोल बना रहता है बच्चों, जिंक का एनोड। यानी यहाँ पे जो पतला परत होता है, एक अंदर जिंक का एनोड लगा रहता है। तो बाहर तो विद्युत रोधी है, लेकिन अंदर एक पतला सा परत लगा रहता है, जिंक का एनोड। इसके अंदर वाले भाग की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक इसका कनेक्शन दे दिया जाता है नीचे वाले भाग पर, कि यहाँ से हम विद्युत परिपथ में इसको जोड़ते हैं। तो पूरे चारों ओर की मैं बात करता हूँ, एक पतला परत रहता है, जिंक का खोल रहता है, और जिंक के खोल के फिर बाहर विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है ना। कोई भी आप जैसे बहुत सारे आप शुष्क सेल देखोगे तो यहाँ पर चारों ओर बच्चों मोटे कागज का परत रहता है, और अब तो आजकल ये पूरा स्टील बॉडी बना दिया जाता है ताकि अंदर का पदार्थ बाहर ना आ सके। जैसे जैसे मान लीजिए इसका आवेश समाप्त होता है, यानी जैसे जैसे आप घटित होते जाता है, तो अंत में क्या हो सकता है, ये द्रव बाहर ना आ जाए। संचरित भी होता है, जिंक में मान लो छेद हो गया तो बाहर आ जाएगा, इसलिए बाहर एक मोटा विद्युत रोधी पदार्थ लगा देते हैं। अब ये कहोगे सर ये विद्युत रोधी पदार्थ तो नहीं, लेकिन इसके अंदर विद्युत रोधी पदार्थ होगा। मतलब एक आपका जिंक का खोल होगा, उसके ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा धातु का आवरण लगा देते हैं मजबूती के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा शुष्क सेल होता है, ठीक है, जिंक का एक खोखला आवरण, मैंने कहा कि जिंक का एक खोखला आवरण, अंदर जिंक का एक खोखला आवरण रहता है। ठीक है, जिसके ऊपर NH4Cl कम मात्रा में जिंक क्लोराइड का जल में बना पेस्ट लगा रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका जिंक का खोल है, इसके ऊपर हम भर देते हैं पूरा का पूरा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और ZnCl2 का पेस्ट भर देते हैं बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर आपको दो चीज क्लियर हुआ कि हम शुष्क सेल बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों, एक जिंक का खोल, पूरा का पूरा जिंक का खोल, और जिंक के खोल के अंदर जो हमारा पेस्ट होता है बच्चों, किसका, NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है।
अब देखिए ये जो जिंक होता है बच्चों एनोड का कार्य करता है। ये जिंक का जो खोल है एनोड का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण होती है और ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। आगे बच्चों इसके अंदर एक आपका है ना कार्बन या ग्रेफाइट का छड़ डूबा रहता है, जिसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का मिश्रण भर रहता है। मतलब बीच में जो आपका एक कैथोड है यानी ग्रेफाइट या कार्बन का छड़ है, इसके भी चारों ओर MnO2 और कार्बन का मिश्रण भर रहता है। MnO2 का भरा होना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उपयोगिता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब हमारा अमोनियम जो है अमोनिया में बदलता जाएगा तो हमारा हाइड्रोजन गैस रहेगा। हाइड्रोजन गैस को समाप्त करने के लिए MnO2 काम करता है। अब बच्चों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चारों ओर एक विद्युत रोधी पदार्थ लगाते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ आपका जैसे यहाँ पर दिखा है कि लिखा हुआ है विद्युत रोधी पदार्थ, मतलब इसके अंदर बच्चों कागज का मोटा परत लगा देते हैं। जिंक के ऊपर कागज का एक मोटा परत, और इसको हम क्या करते हैं कि पूरा मजबूती के लिए लीक प्रूफ बनाने के लिए आयरन या स्टील का आवरण लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो ये स्टील का आवरण पूरा का पूरा लगा हुआ है। अब देखो पहले इसके अंदर क्या होगा, एक जिंक का खोल, और जिंक के खोल के ऊपर कागज का आवरण, और फिर कागज के आवरण के ऊपर ये आपका स्टील या आयरन का आपका आवरण लगा देते, ताकि ये लीक प्रूफ शुष्क सेल बन सके। मतलब अंदर कोई भी लिक्विड है वो बाहर ना आ सके। क्योंकि भाई मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये पतला परत है, ठीक है। अब मान लो ये जिंक का क्षरण होगा, धीरे धीरे क्षरित हो गया, पता चला छिद्र हो गया तो बाहर हो जाएगा। इसके ऊपर भले मोटा कागज लगा हुआ है, लेकिन वो मोटा कागज कितना रोकेगा। तो ये लीक प्रूफ बनाने के लिए बाहर पूरा का पूरा स्टील। अब देखो इसको दबा दो, ये खत्म है, इसको हम आवेशित नहीं कर सकते, इसका ये दक्षता खत्म है, लेकिन फिर भी हम इसको दबाते हैं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि बाहर जो है लीक प्रूफ मजबूत आयरन या स्टील का आवरण लगा रहता है। ठीक है, तो बनावट के बारे में आप लोगों ने समझा सीखा। सबसे पहले हम किसकी बात किए बच्चों कि इसके बनावट के लिए क्या करते हैं, जिंक का एक खोखला आवरण होता है जिसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भर रहता है। साथ में बच्चों इसके मध्य में एक ग्रेफाइट या कार्बन का छड़ लगा रहता है जिसके ऊपर धातु की टोपी होती है, और ग्रेफाइट या कार्बन के चारों ओर है ना MnO2 और कार्बन का मिश्रण भर रहता है, जो क्या करता है बच्चों, उत्पन्न अमोनिया से हाइड्रोजन गैस को है ना क्या करता है, समाप्त करता है, वो जल में परिवर्तित करता है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति होती है उसको समाप्त करता है। अब होता क्या है कि जो जिंक का खोल होता है उसके चारों ओर कागज का परत लगा देते हैं, और इसे पिच से लीक प्रूफ बनाने के लिए बिल्कुल आयरन या स्टील का आवरण लगा दिया जाता है। ये चीज हो गया बच्चों। अब इसके कार्यविधि के बारे में बात करेंगे कि जैसे इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। अब विद्युत परिपथ का मतलब ये होता है कि यहां से आप इसके वायर को निकालो और यहां से आप एक वायर को निकाल दो और दोनों के बीच बल्ब जोड़ दो। मतलब यहां पे मैं कहता हूं एक बल्ब जुड़ गया, ये वायर और ये वायर। अब क्या होगा, अब ये इसकी मेन क्रियाविधि तो यहां से स्टार्ट होती है, मेन क्रियाविधि यहां से होती है। तो सबसे पहले जैसे ही परिपथ में हम इसको लगाते हैं, परिपथ में जोड़ते हैं, तो ये जिंक में क्या होता है बच्चों, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। जिंक में ये एनोड क्यों लिखा गया है, इसके पीछे रीजन भी होगा, एनोड लिखने का रीजन भी होगा। एनोड पर होता क्या है, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए कहते हैं जिंक को हम एनोड का नाम दे दिए। समझना बेसिक से कि ये जो जिंक का एनोड है, तो एनोड क्यों कहा गया, क्योंकि जिंक जैसे ही परिपथ में धारा बहना शुरू होता है, मतलब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना मिनी सेकेंड भी समय नहीं लगता, तुरंत शुरू हो जाता है। तो जिंक क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ये जिंक जो है Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के रूप में विलयन में चला जाता है, मतलब NH4Cl में चला जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा, ये कैथोड पर जमा होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। अब ये कैथोड पर जमा होगा तो कैथोड पर स्वतंत्र तो रहेगा नहीं, तो हमारा बेचारा जो NH4Cl है ये टूट करके NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदलता है। अब ये NH4 यहां इधर जाएगा, क्योंकि ये सीधा एक कागज का पतला परत तो रहता है अंदर, तो NH4 अंदर चला गया बच्चों। अब NH4 पॉजिटिव अंदर चला गया और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझिएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब कैथोड पर होगा, क्योंकि NH4 पॉजिटिव वहां पर चला गया है, तो कैथोड पर भी यहां पर काम होगा। कैथोड पर देखिएगा थोड़ा सा, कैथोड पर हमारा NH4 पॉजिटिव गया है, NH4 पॉजिटिव,
और वहां पर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए यहां से वायर के माध्यम से पहुंचा है। तो कैथोड पर NH4 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बच्चों आपका अमोनिया बनाता है NH3 में, और एक्स्ट्रा H बचेगा तो ये H2 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब कहोगे बैलेंसिस सही नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां, तो और 2 का मल्टीप्लाई यहां, खत्म कहानी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बच्चों यहां पर यदि होगा तो बुलबुला के रूप में बाहर आएगा। अब हाइड्रोजन गैस है, अब इस हाइड्रोजन गैस को नियंत्रित करने के लिए ही जो हमारा कैथोड होता है यानी ग्रेफाइट या कार्बन, इसके चारों ओर MnO2 का फेस्ट भर देते हैं। अब ये MnO2 कंट्रोल करता है, MnO2 क्या करता है, कंट्रोल करता है हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को कंट्रोल करता है। तो ये सीधे बदलता है बच्चों MnO2 में, और जो आपका हाइड्रोजन है वो पानी बना लेता है, 2H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, 2H2O के रूप में। बैलेंसिंग कराएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जितना ऑक्सीजन चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस जो ऑक्सीजन होगा बच्चों ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, यहाँ पे तो ऑक्सीजन जितना चाहे मन चाहे ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप जितना चाहो ऑक्सीजन की संख्या ले सकते हो। या कि आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की संख्या अधिक है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ना करोगे, है ना, और ये आपका H2O के रूप में हो जाता है। तो ये अभी क्रिया विधि में एक शॉर्टकट में आपको समझा रहा था बच्चों कि किस प्रकार से अब क्रिया होती है। तो कुछ चीजें आपको समझ, पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर फिर से एक बार कि एनोड पर किस प्रकार से क्रिया होती है और फिर कैथोड पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखते हैं एनोड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड पर। तो एनोड पर हमने आपको समझाया था, एग्जाम में इसको लिखना है कि जिंक क्या करता बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। और जो हमारा विलयन में जो अभिक्रिया हो रही है ना, यानी जो सेल के अंदर सेल में जो आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, ये आपका NH4 पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है। फिर बच्चों हमने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन बना है ये कैथोड पर जाता है, और कैथोड पर NH4Cl आ चुका है। तो NH4Cl में Cl ना जाकर NH4 पॉजिटिव आया है और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आया बच्चों, तो ये बनाया आपका अमोनिया गैस और H2 के रूप में बाहर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। अब ये H2 जो है बच्चों ये बुलबुले के रूप में होगा, तो जो आपका MnO2 ये H2 के साथ क्रिया करके Mn2O3 बनाता है और H2O बनाता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो कैथोड पर होता है बच्चों क्रिया, तो इसको मिला दें, इसको हम मिला दें, तो आपका एक तो MnO2 हो गया, है ना, MnO2 हो गया बच्चों, और देखिएगा NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज़ आया है और इलेक्ट्रॉन भी आया है। फलस्वरूप मुख्य रूप से कौन कौन से उत्पाद बने हैं, मुख्य रूप से ये आपका उत्पाद बना है, क्योंकि H2 से H2 कट जाएगा, तो आपका बना है Mn2O3 और बना बच्चों H2O। क्या बना है, H2O। बैलेंसिंग कराने के लिए चाहे आप जितना गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका ये 2 था बच्चों तो 2 यहाँ भी ले लो, 2 यहाँ भी ले लो, है ना, और यहाँ पे जो आपका है तो पूरा इसको लिख दो। साथ में यदि बात करें अमोनिया की 2NH3 की बात कर लो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड पर ये संपूर्ण अभिक्रिया होती है। आपको समझ में नहीं आता है ना कि आपकी बुक में दिया रहता है और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, ये चीज़ हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसको हम स्विच ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है, जिंक अंदर चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, अंदर जो आपका अमोनियम क्लोराइड ये टूट कर NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन लेकर के अमोनिया बना दिया, हाइड्रोजन गैस निकला तो MnO2 के साथ क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ और Mn2O3 में बदल गया और पानी में बदल गया। अच्छा, अब जो आपका यहाँ पे जिंक की अधिकता होगी भाई, अमोनिया गैस के साथ ये क्रिया करता है, क्योंकि गैस तो यहाँ पर घातक हो सकता है ना, गैस है मतलब वो नुकसानदायक ही है। इस स्थिति में जो आपका जिंक है
वो एक जटिल यौगिक बना देता है। 2 पॉजिटिव है, NH3 के साथ क्रिया करके एक जटिल आयन बना देता है, जिंक NH3 का होल 4, और फिर बच्चों कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव। तो इस प्रकार से जटिल आयन बना देता है, जिससे कि आपका अमोनिया गैस भी है ना इस सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये चीज हुआ बच्चों आपका पूरा का पूरा क्रियाविधि। अब आप लोग देख सकते हो कि इसका पहले मैं उपयोग बता दिया, फिर बोला भाई ये लेक्लांसी सेल के आधार पर कार्य करता है। शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण रहता है, जिसके ऊपर NH4 सेल और कम मात्रा में जिंक सल्फेट का पेस्ट भरा रहता है। जिंक सिलेंडर एनोड का कार्य करता है ना, और कैथोड एक कार्बन छड़ होता है। कार्बन के छड़ के चारों ओर MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। जस्ते के खोखले आवरण के मोटे कागज का आवरण लगा देते हैं, और लीक प्रूफ बनाने के लिए आयरन या स्टील का आवरण बाहर चढ़ा देते हैं। जब सेल कार्य करता है तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खोकर Zn2 पॉजिटिव आयन में बदलता है, अमोनियम क्लोराइड में विलय हो जाता है, यानी अंदर मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन पाहा परिपथ से गमन करता है और कैथोड में प्रवेश करता है, और NH4 पॉजिटिव को यहाँ पर विद्युत अपघटन से NH4 पॉजिटिव आयन का विसर्जन होता है। यानी जो आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया ना NH4Cl है, ये क्या है, आयन के रूप में विसर्जित हो गया बच्चों। इसके बाद क्या होता है, कैथोड में जो मैंगनीज का 4+4 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है। जो आपको बताया था ये अभिक्रिया है ना, जो ये अभिक्रिया आपको बताया था कि ये जो यौगिक था बच्चों इसमें बदलता है। ठीक, ये चीज आपने पढ़ा। अमोनिया गैस के रूप में बाहर नहीं निकलती, किंतु एनोड से बने Zn2 पॉजिटिव की कुछ मात्रा संयुक्त होकर जटिल आयन बना लेती है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि Zn2 पॉजिटिव अंदर जाता है और यहाँ पर जो अमोनिया गैस बनती है उसके साथ जटिल आयन बना देता है, जिससे अंदर का दाब नहीं बढ़ता। ये आपका पूरा क्रियाविधि हो गया। बाकी क्रियाविधि आपको लिखना है तो ये है ही है कि एनोड पर किस प्रकार से होता है, कैथोड पर किस प्रकार से होता है। अब क्रिया मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसका जो वोल्टेज है 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच होता है। 2 से क्या होता है बच्चों कि अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति का होता है, जिससे जिंक का पात्र संक्षरित हो जाता है, छिद्र हो जाते हैं। मतलब ये जो आपका पूरा का पूरा शुष्क सेल बना है तो अंदर आपका जिंक का खोल है, सबसे अंदर जिंक का खोल है, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। अम्लीय होने के कारण छिद्र हो जाता है। इन छिद्रों से अन्य रासायनिक यौगिक रिसकर बाहर हो जाता है। मतलब जो अंदर पदार्थ भरा है तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। अब शुष्क सेलों को सुधार कर लीक रोधी बना दिया गया है, ताकि अंदर से बाहर आए ही ना। अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर KOH का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे जिंक का संक्षारण ना हो सके। अब यहाँ पर आप देखो कोई भी पदार्थ अंदर होगा बाहर नहीं आ पाएगा इसके। क्यों? क्योंकि इसको लीक प्रूफ बना दिया गया है। बाहर टैंक अच्छा मजबूत बना दिया भैया, क्योंकि इसके अंदर जिंक का आवरण है और जिंक के ऊपर कागज का आवरण, और फिर उसके ऊपर बच्चों पहले मैंने कहा जिंक का खोल, जिंक के ऊपर आपका क्या हो गया, कागज का आवरण, और फिर कागज के ऊपर आयरन या स्टील का आवरण लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा शुष्क सेल। दोष है, दोष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई अमोनियम क्लोराइड अम्ल है, जिंक का क्षरण कर देगा, और क्षरण कर देगा तो वो छिद्रित हो जाएगा, बाहर पदार्थ निकलेगा। लेकिन इसके रिसाव को रोकने के लिए इसे लीक प्रूफ बनाया जाता है, ताकि बाहर ये न आ सके। तो ये थोड़ा सा समय लगा, क्योंकि भाई डीप में समझाने की बात थी, क्योंकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। उम्मीद यही रहता है बच्चों की, कोशिश यही रहता है कि एक भी पॉइंट डाउटफुल ना रहे कि ये कहाँ जाता है, कैसे क्रिया करता है, अंदर कैसे हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना कि ये नोड पर ये हुआ, टूटा ये, तो अंदर कैसे कैसे जाता है बच्चों। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। एक बार में समझ में नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट कर लिया करो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और जिसको यदि नोट्स लेना है, मेरा हैंडी 10 नोट्स बच्चों 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।